हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अगस्त 2023 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और ये सारे करंट अफेयर्स जो है वो आपके बिहार से रिलेटेड होंगे और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आप जो है 59 बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई रहेगी। देखो, हम लोग जो क्या है कि इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड कोई भी घटना, चाहे वो आपका राज्य लेवल पे हो या फिर कंट्री लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं भी अगर बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है जो एग्जाम में पूछा जाने की उसकी संभावना है तो उन सभी को जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है और इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप स्टडी सेंटर टेलीग्राम में सर्च करें या फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो पहला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है मैथिली ठाकुर, नीरज चोपड़ा, ईशान किशन या महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप मैथिली ठाकुर। आपको मालूम होगा मैथिली ठाकुर जो है वो एक लोक गायिका हैं और उन्हें जो है NIDM के द्वारा अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो इन्हें जो है पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाता है कि इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और वो भी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा पहली बार किसी को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड और भी आपको पूछा जा सकता है कि जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में भी एक जगह है विक्रम नगर, वहाँ पे ये स्थित है। एक बार क्या है कि हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश का जो TGT एग्जाम था वहाँ पे ये पूछ लिया गया था कि ये कहाँ पे है, एग्जैक्ट पूछा गया था। तो याद रखिएगा ये दिल्ली के विक्रम नगर में स्थित है। ठीक है, अब देखो मैथिली ठाकुर के बारे में तो जान गए कि हाँ वो एक लोक गायिका है। अब पूछा जा सकता है कि मैथिली ठाकुर का संबंध जो है बिहार के किस जिले से है। तो याद रखिएगा ये जो है मधुबनी जिले से इनका संबंध है, मधुबनी जिला से इनका संबंध है। और अगर आपको पूछा जाए ये मधुबनी जिला जो है कहाँ पे लोकेटेड है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, अच्छा नहीं बना। मधुबनी जिला जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको मधुबनी हो गया, यहाँ पे जो है सीतामढ़ी और इधर सुपौल आ जाता है, यहाँ पे दरभंगा और ये आपका नेपाल का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये मधुबनी जिले से इनका संबंध है। आपको एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है देश के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इनमें बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, बिहार के 3 शिक्षक जो है इन्हें जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पे इन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहले क्या था कि 6 टीचर को जो है वो आपका नामांकित किया गया था। ठीक है, नॉमिनेट कितने हुए थे तो 6 हुए थे और 6 में जो है वो 3 को आपका दिया जा रहा है इस बार राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। और अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 50 टीचर को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स जो है कितने बिहार के टीचर को मिला है, तो 3 टीचर को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों को। ठीक है, और इन तीनों में अगर देखा जाए इनका नाम भी आपको नीचे दिया गया है। एक तो आपके जो है आदर्श गर्ल्स स्कूल रामगढ़ के शिक्षक हैं अनिल कुमार सिंह। दूसरा जो है सीतामढ़ी के टीचर है जितेंद्र कुमार सुमन और तीसरे जो है वो किशनगंज के टीचर है गुड्डी कुमारी। ठीक है, तो इन 3 शिक्षकों को जो है इस बार दिया गया है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। और ये प्रदान किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। आगे देखते हैं, ये तो आपका नेशनल लेवल पे हो गया। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है वो टीचर डे के अवसर पे
कई शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न को पूछा जा रहा है। बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य के कितनी शिक्षक या शिक्षिकाओं का चयन राज्य के शिक्षक पुरस्कार के लिए किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 टीचर को जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। कब? टीचर डे के अवसर पे। और इसमें अगर पूछा जाए कितनी महिलाएं हैं तो 7 महिलाओं को जो है इसमें सम्मानित किया जाएगा और बाकी जो है वो 13 आपके पुरुष शिक्षक हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा 20 शिक्षकों को जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। और केंद्र सरकार में कितनी? तो 3 टीचर को जो है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है कौन सा राज्य जो है वो गैंडा संरक्षण योजना शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगा? ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि राइनो टास्क फोर्स का गठन जो है वो कौन करेगा गैंडा के संरक्षण के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। बिहार सरकार के द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और ये कहाँ किया जाएगा? तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ये प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है राइनो टास्क फोर्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में जो है ये आपका प्रोग्राम शुरू किया गया है गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स। एक और आप याद रखिएगा बिहार का जो पटना जिले में जो आपका संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान, वो भी जो है गैंडों के मामले में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है बोला जाता है कि जो गैंडे हैं, राइनो हैं, उनके प्रजनन के लिए और उनके संरक्षण के लिए जो है ये जगह काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है और इसलिए ये विश्व में दूसरे नंबर पे आता है गैंडों के प्रजनन के मामले में। मतलब सबसे अच्छा जगह ये आपका संजय गांधी जैविक उद्यान माना जाता है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में संजय गांधी जैविक उद्यान देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये आपका शुरू किया गया है पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ऑप्शन है सुशील कुमार मोदी, विवेक ठाकुर, चिराग पासवान या नीतीश कुमार। तो सही आंसर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी को जो है राज्यसभा के सभापति के द्वारा कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक न्यूज आर्टिकल का यहाँ पे कटिंग है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि सुशील कुमार और विवेक ठाकुर को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें संसद का जो स्थायी समिति है उसमें अध्यक्ष बनाया गया है। और किस समिति का? तो उसका नाम अभी हम लोगों ने देखा, कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति। तो एक तो आपके हो गए सुशील कुमार मोदी, दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक और समिति है शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति, और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विवेक ठाकुर। ठीक है, तो उन दोनों को याद रखिएगा, भाजपा सांसद है विवेक ठाकुर, उन्हें जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी जो समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये दो न्यूज जो है वो आपका राज्यसभा के द्वारा, मतलब राज्यसभा में सभापति के द्वारा जो चुने गए हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। देखते हैं आगे, पूछा जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के किस किसान समूह को प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। देखो प्राइज का नाम क्या है? प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड, और दिया किसके द्वारा जा रहा है? कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। और पूछा जा रहा है किस किसान समूह को दिया गया है? तो एक तो आपका भागलपुर कतरनी धान उत्पादक संघ है, इसे दिया गया है, और दूसरा जो है लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार, इन दोनों को जो है वो आपका किसान समूह को दिया गया है। कौन सा? तो प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि प्रत्येक समूह को जो है वो 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इनमें जो है दोनों को अलग अलग ईयर के लिए दिया गया है। जो आपका भागलपुर कतरनी धान उत्पादक संघ है उसे 2021-22 के लिए ये प्राइज दिया गया है, और जो आपका लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार है इसे जो है 2020 के लिए दिया गया है, 2021 के लिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, ईयर का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 2021-22 में जो है किसे ये प्राइज दिया गया। तो याद रखिएगा 21-22 में दिया गया है भागलपुर का जो कतरनी धान उत्पादक संघ है उसे दिया गया है। और क्यों दिया गया? क्योंकि इस संस्था ने जो है वो कतरनी जो चावल है उसकी परंपरागत वेराइटी और गुणवत्ता को जो है वो संरक्षित करने का कार्य किया है।
ठीक। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सुबोध चौधरी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जो लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार है, ये इसे क्यों दिया गया, क्योंकि इसने जो है वो शाही लीची की वैरायटी को जो है वो संरक्षित करने का कार्य किया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो आप याद रखिएगा बच्चा सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं, इस आपका संस्था का जो एसोसिएशन है उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों जो संस्थाएं हैं वो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सुबौर भागलपुर में है उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुबौर भागलपुर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से ये दोनों जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं बताया गया कि बिहार का बढ़ा गौरव, बिहार सरकार 6 किसानों को देगी जीनोम सेवियर पुरस्कार। बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार देगी 6 किसानों को। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा 2 एसोसिएशन है, ठीक है, 2 किसान समूह हैं, उन्हें ये प्राइज दिया जा रहा है। लेकिन इन 2 के अलावा जो है वो 4 ऐसे और किसान हैं जिन्हें कि ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहे बिहार के 6 किसानों को, जिसमें मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और जमुई के जो किसान हैं उन्हें ये दिया गया है। और रोहतास जिले के जो 2 किसान हैं वो भी इसमें शामिल है। तो देख लेते हैं। और बोला जा रहा है कि इन्हें कब दिया जाएगा, तो 12 सितंबर को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार। आगे उसी से रिलेटेड है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के किस किसान को प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन है अर्जुन मंडल, अर्जुन सिंह, दिलीप कुमार सिंह, सत्यदेव सिंह। तो ये चारों जो है इन्हें सम्मानित किया जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि बिहार के कितने किसानों को जो है वो प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 6 किसान को, उसमें जो है 2 आपका कृषि किसान समूह है, जबकि 4 जो है वो इंडिविजुअल जो किसान है उन्हें दिया गया है। और ये 6 के 6 वो जो है वो आपका किससे जुड़े हुए हैं, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबौर भागलपुर से जुड़े हुए हैं। और उन सभी के बारे में आगे बताया गया है कि जो अर्जुन मंडल हैं उन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो औषधीय पौधे हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनको जो है वो संरक्षित करने का और उपजाने का काम किया है। 100 से अधिक ऐसे प्रजाति हैं, औषधीय पौधे हैं जिनको जो है अर्जुन मंडल के द्वारा वो उपजाया जाता है या फिर उनका संरक्षण किया जाता है। और ये किस जिले के हैं, तो ये आपका जमुई जिले के हैं। वहीं अगर बात करें अर्जुन सिंह की, तो अर्जुन सिंह जो है उन्होंने 2 चीज़ें, एक तो कद्दू और दूसरा जो है नटकी धान, इन दोनों को जो है संरक्षित करने का काम किया है। देखो नटकी धान की खासियत ये है कि ये कम बारिश में भी अच्छी उपज देता है और इनका जो चावल है वो भी सुपाच्य होता है। तो इन दोनों से जो रिलेटेड है वो अर्जुन सिंह है। और वो किस जिले के हैं, तो वो आपका रोहतास जिले के हैं। और आगे जो बाकी जो 2 बच गए, एक आपका दिलीप कुमार सिंह, इनका जो संबंध है वो किससे है, तो ये सासाराम जिले से है। और इन्होंने जो है गुलगुलशन नामक जो टमाटर है उसके संरक्षण का काम किया है। और इस टमाटर की खासियत यह है कि इसमें जो है औषधीय गुण पाया जाता है। ठीक, तो आपको हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाए कि गुलगुलशन जो है हाल ही में चर्चा में था, ये आपका क्या है, तो ये आपका एक टमाटर का प्रजाति है। ठीक है, टमाटर की एक प्रजाति है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपको देखने को मिला था नटकी धान, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो नटकी फसल है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका धान का फसल है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि दिलीप कुमार सिंह कहाँ से रिलेटेड है, सासाराम से। और इन्होंने जो है गुलगुलशन नामक जो टमाटर है उसे संरक्षण करने का कार्य किया है। फिर उसके बाद मुंगेर जिले के सत्यदेव सिंह हैं, इन्होंने जो है टिटुआ मसूर उसके संरक्षण का काम किया है। और इस मसूर की खासियत यह है कि इसमें जो रोग प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और इसलिए इन सभी को ये प्राइज दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 4 किसानों को जो है ये प्राइज दिया गया और इन सभी को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही जो प्रमाण पत्र और कृषि ये प्रशस्ति पत्र दिया ही जाएगा। और इनका संबंध किससे है, तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है पटना में। और पटना में अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो वो जो है कुम्हरार में किया गया, कुम्हरार में इस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया, तो वो जो है मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक बड़ा जो है
आपका एग्जाम सेंटर है और इसमें बोला जा रहा है कि 16 से 20,000 जो है विद्यार्थी एक साथ एग्जाम दे सकते हैं। 16 से 20,000 और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम कंडक्ट करने में जो है सक्षम है। ठीक है, तो याद रखिएगा बापू परीक्षा परिसर ये भारत का सबसे बड़ा जो है वो आपका परीक्षा केंद्र बन गया है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया और 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे। और इसमें बताया गया है कि देखो, एक तो आपका हो गया कि 16 से 20,000 विद्यार्थी इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा घोषणा ये किया गया है कि ये आपका पहला चरण था। दूसरे चरण में क्या है कि राज्य के 29 जिलों में, कितने जिलों में, तो 29 जिलों में जो है वो परीक्षा भवन बनाया जाएगा और 38 जिलों में जो है वज्र गृह की स्थापना की जाएगी। ये भी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो इन्हें भी आप याद रखें। पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा कितने जिलों में परीक्षा भवन बनाने की घोषणा की गई, तो 29 जिलों में यह घोषणा किया गया है और 38 जिलों में क्या बनाया जाएगा, तो वज्र गृह बनाया जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि राज्य के सभी 9 प्रमंडल में, सभी 9 प्रमंडल में जो है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सह कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने प्रमंडलों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो 9 प्रमंडल में। आपको मालूम होगा बिहार में प्रमंडलों की जो कुल संख्या है वो आपका 9 है। आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल बेस परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस प्रमंडल में निःशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखो शुरुआत कौन कर रहा है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग दिया जाएगा। और ये किस प्रमंडल में दिया जाएगा, तो ये आपका पटना प्रमंडल में दिया जाएगा। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा पटना प्रमंडल में, और ये पटना में ही इसका सेंटर अभी बनाया जाएगा। आगे फिर इसमें बताया जा रहा है कि बाकी के जो 8 प्रमंडल हैं वहां भी जो है निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो पटना प्रमंडल है वहां पे क्या है कि ये आवासीय फॉर्म में रहेगा और बाकी के जो 8 प्रमंडल बच गए वहां के जो मुख्यालय है, प्रमंडल के जो मुख्यालय हैं वहां पे ये कोचिंग दिया जाएगा, लेकिन आपका गैर आवासीय होगा। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है हाल ही में बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, यूनेस्को या भारतीय पुरातत्व विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, उसके साथ जो है वो बिहार का जो पर्यटन विभाग है उसने समझौता किया है। किस चीज़ के लिए, तो बिहार में जो रिवर क्रूज पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए। देखो इसमें होगा क्या कि आपका जो पटना है, पटना में एक आपका जो है क्रूज रिवर क्रूज चलेगा और एक जो है आपका भागलपुर में चलेगा। कहाँ, भागलपुर में। और इन दोनों के द्वारा जो है लगभग 300 पर्यटकों को जो है वो आपका सेवा प्रदान किया जाएगा जलयान के द्वारा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इस टाइप का जो है वो जलयान होगा और इसके द्वारा जो है पर्यटकों को सेवा प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे पटना में जो है ये कहाँ से चलेगा, तो पटना में ही आपका दीघा घाट से लेके जो है आपका पटना सिटी तक चलेगा। पटना सिटी का जो घाट है वहां तक ये चलेगा। उसी तरीके से भागलपुर में जो है ये आपका राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ से चलेगा, तो ये आपका कलगांव सुल्तानगंज से जो है और विक्रमशिला जो डॉल्फिन सेंचुरी है उसके बीच में ये संचालित किया जाएगा। और पटना में कहाँ, तो दीघा घाट से लेके कंगन घाट तक ये चलेगा। हालांकि दोनों का अलग अलग नाम भी दिया गया है जो वहाँ पे चलेगा। जैसे भागलपुर में जो है वो MB राजेंद्र प्रसाद जलयान को चलाया जाएगा, जबकि पटना में जो है MB स्वामी परमहंस का परिचालन किया जाएगा। तो आप चाहे तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पटना में कौन सा आपका जलयान चलेगा, तो वो आपका हो गया MB स्वामी परमहंस को चलाया जाएगा और भागलपुर में जो है MB राजेंद्र प्रसाद जलयान जो है उसे चलाया जाएगा। तो इन दोनों को भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो प्रश्न नंबर जो है आपका 12 होगा।
पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकी प्रदर्शनी में पहला स्थान किसका रहा है। तो देखो इसमें क्या है कि 12 जो है झांकियां निकाली गई थी और उन 12 झांकियों में जो कृषि विभाग की झांकी थी उसे जो है वो पहला प्राइज दिया गया है। उसके बाद कला संस्कृति मंत्रालय और युवा विभाग तथा जीविका का जो झांकी था इसे जो है आपका सेकेंड नंबर मिला है। थर्ड नंबर पे जो है नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का जो झांकी है उसे थर्ड नंबर मिला है। ठीक है, तो आप मेनली आप याद रखो कृषि विभाग का कि बिहार में जो 15 अगस्त में झांकी पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया था उसमें 12 झांकियों में कृषि विभाग को जो है पहला स्थान मिला था। आप यहाँ देख सकते हैं, उसका एक इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये झांकी थी और इस झांकी को जो है ये पहला प्राइज मिला है। ठीक, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक नई कृषि योजना भी लाई गई है। कृषि योजना नहीं, मतलब कृषि रोड मैप लाया गया। और कौन सा रोड मैप लाया गया, तो चौथी जो है कृषि रोड मैप जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है और उसको भी जो है यहाँ पे इस जो झांकी थी उसमें प्रदर्शित किया गया था कृषि रोड मैप को। ठीक, तो एक तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप अभी हाल फिलहाल में लाया गया था। तो आपका जो है आप फोर्थ कृषि रोड मैप लाया गया 2023 में। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक प्रदान किया है। देखो प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। पूछा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है बिहार के पुलिसकर्मियों को जो है राष्ट्रीय पदक दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कितने ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें जो है राष्ट्रीय पदक दिया गया। तो 21 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। और इसमें भी क्या है ना कि अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, जैसे कुछ जो है आपका प्राइज क्या है कि वो आपका गैलेंट्री मेडल है और कुछ जो है आपका राष्ट्रपति पुलिस पदक है। गैलेंट्री मेडल जो है वो 2 व्यक्ति को मिला है और राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है ये भी 2 को मिला है। तो 4 तो आपके ऐसे हो गए, बाकी जो है 17 लोगों को और जो है वो आपका ये पदक दिया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो नक्सलियों को मार गिराने पे जो है गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है वीरता पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया और राष्ट्रपति 2 को। आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, कितनी महिलाओं को जो है इसमें आपका प्राइज दिया गया है। अगर ये आप थोड़ा फोकस करें तो आप पे देखोगे, एक तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी डीजी प्रीति वर्मा। ठीक है, वो एक यहाँ पे है, तो एक महिला को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। वही चीज़ आगे यहाँ पे बताया गया है कि 21 पुलिसकर्मियों में जो है 2 पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें गैलेंट्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक जो है आपका पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार है और दूसरा जो है वो आप देखो, एक तो आपके पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार हो गया और दूसरा जो है वो अनिरुद्ध कुमार है। तो इन दोनों को दिया गया गैलेंट्री पदक। और जो आपका राष्ट्रपति पुलिस पदक है ये किसे दिया गया, तो एक जो है प्रीति वर्मा है उन्हें दिया गया, पुलिस महानिदेशक है, और दूसरा जो है अमरेंद्र कुमार अंबेडकर इन्हें दिया गया है। तो इन दोनों का भी नाम आप याद रखें, खासकर प्रीति वर्मा का, ये महिला है और इस तरीके का प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। बाकी और 17 पुलिस जो कर्मी हैं उन्हें भी जो है सराहनीय पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये आप याद रखें, टोटल 21 को दिया गया था। आगे कि बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से किस माध्यम से जोड़ने की योजना है, सबवे, रोपवे, मोनोरेल या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा बिहार संग्रहालय को जो है पटना संग्रहालय से जोड़ा जा रहा है और ये जोड़ने का जो काम है वो आपका सबवे के द्वारा किया जा रहा है। सबवे कहने का मतलब ये कि अंडरग्राउंड जो है वो एक रास्ता बनाया जा रहा है, उसके द्वारा ये जोड़ने का काम किया जाएगा। और इसकी जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, 1.4 किलोमीटर ये लेंथ होने वाला है। और इसे बोला क्या जा रहा है, तो इसे जो है हेरिटेज टनल का नाम दिया गया। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हेरिटेज टनल क्या है और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसका लंबाई जो है वो आपका 1.4 किलोमीटर है और ये आपका पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ने का काम करेगा। ये 8 मीटर चौड़ा भी होगा और इसकी जो मतलब सरफेस से गहराई है ये आपका 16.5 मीटर गहराई पे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है ये 2026 तक बोला जा रहा है कि आपका प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टनल है ये भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डेकोरेटेड रहेगा। वहाँ पे जो आपको लिफ्ट मिलेगा, सीढ़ी मिलेगी और साथ ही जो आप को जो है जो जिस तरीके से आप एयरपोर्ट
पे या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी देखते हैं बैटरी से संचालित, वो आपका गोल्फ कार्ट जो गाड़ी है वो भी आपका जैसे ई रिक्शा है ना, उसी टाइप का यहाँ पे वो आपको वाहन भी उपलब्ध होंगे, ताकि जो चल फिर ना सके उन्हें भी यहाँ पे मतलब सुविधा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और ये पूरा जो है आपका जो पासेज होगा वो फुल्ली एसी होगा और सारी सुविधाएं इसमें दी जाएगी। साथ ही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है आपको शॉप भी देखने को मिलेगा, दुकानें भी यहाँ पे रहेगी। तो एक काफ़ी अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार गवर्नमेंट का। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि इसे जो है हेरिटेज टनल का नाम दिया गया है, जो कि 1.4 किलोमीटर लंबा है। देखते हैं आगे उसी के बारे में बोला गया है कि बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने के लिए सभी का निर्माण किया जा रहा है, और अभी हाल ही में उसका जो एस्टीमेट है उसे जो है वो क्या बोलते हैं पुनरीक्षित किया गया। ठीक है, रिवाइज किया गया। पहले आप देख सकते हैं 373 करोड़ था, अब उसे बढ़ा के जो है 542 करोड़ कर दिया है। हालांकि आपको ये नहीं पूछेगा कि कितना करोड़ हुआ है, बस आप ये याद रखो कि ये कितना 1.4 किलोमीटर लंबा है और किसे जोड़ने का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी पटना, नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना एम्स या पीएमसीएच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी पटना में जो है उसका जो 15वां स्थापना दिवस था उसके अवसर पे इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन किया गया था आईआईटी पटना में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो इसका महत्व क्या है, आखिर इससे क्या फ़ायदा होगा? तो बोला जा रहा है कि इंडो जापान जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है इसके तहत क्या है कि जो एमएसएमई है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही जो है संस्थागत जो रिसर्च वगैरह है उसे भी जो है बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। और यह जो केंद्र है वो आपको बिहार और जापान के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देगा, तकनीक को बढ़ावा देगा, व्यापार और कारोबार में बढ़ावा देगा, कृषि उद्यम में बढ़ावा देगा, शिक्षा के बीच की दूरी जो है वो कम करने का काम करेगा। तो ये आपका एक नेशनल लेवल का न्यूज़ था और वहाँ पे बिहार जो है आपका रहा। हो सकता है यहाँ पे जो है ना सिर्फ आपको कॉलेज का नाम देके ये पूछ दिया जाए कि इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना हो गया, वाराणसी हो गया, कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा ये पटना के आईआईटी में किया गया। हालांकि आईआईटी पटना आपका वो बिहटा में है, फिर भी आप याद रखिएगा कि आपका आईआईटी पटना में किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक इमेज दिया गया है कि इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी यहाँ पे हुआ है। हालांकि उसका एक और जो है जापानीज नाम भी था, निहोन नो हाको, ये जो है इसका नाम था सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का। और उसमें मेनली जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया था। ठीक, आप देख सकते हैं ये आईआईटी पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका जो है 6 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था आईआईटी पटना में। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में बिहार के कुल कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 ऐसे बिहार के रेलवे स्टेशन है जिसे जो है अमृत भारत स्टेशन योजना जो है उसके प्रथम चरण में विकसित किया जाएगा। देखो बात यह है कि अमृत भारत जो स्टेशन योजना है इसमें देश का 1275 ऐसे स्टेशन है जिसे जो है विकसित किया जाएगा। लेकिन जो पहला चरण है इसमें क्या है कि 508 स्टेशन को जो है वो पहले डेवलप किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, और उस 508 में जो है बिहार के जो है 49 रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं उसी को बताया गया है कि अमृत भारत में स्टेशन बिहार जो योजना है उसमें बिहार के 49 रेलवे स्टेशन जो है वो आपका विकसित किया जाएगा, उसे जो वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। हालांकि ये संभावना कम है कि आपको हर एक स्टेशन के बारे में पूछा जाए, बस आप इतना याद रखना कि बिहार में जो है 49 को विकसित किया जाएगा और पूरे भारत में जो है वो 1275 को किया जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 1000 से अधिक, तो आप बस याद रखना 1275 को यहाँ पे विकसित करने की बात की गई है। एक बार कंफर्म हो ले रहा है, हाँ 1275 स्टेशन है उसे जो है विकसित किया जाएगा नेशनल लेवल पे। और इसमें क्या किया जाएगा आपका अमृत भारत स्टेशन योजना में, इसमें जो है वो आपका प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा जो है उच्च स्तरीय बनाया जाएगा, यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, ये सारी फैसिलिटी जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आगे एक बुक लॉन्च किया गया है, उसके बारे में पूछा गया है कि संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है। एक बुक लॉन्च किया गया संसद में नीतीश कुमार, और इसमें बताया क्या गया, देखो नीतीश कुमार क्या थे कि पहले जो आपका रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो जब ये मतलब लोकसभा में थे तो
उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन सभी कार्यों को जो है वो संकलित किया गया है इस पुस्तक में, संसद में नीतीश कुमार। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वो जग नारायण सिंह यादव है। कौन है, जग नारायण सिंह यादव। तो याद रखिएगा, संसद में नीतीश कुमार जो पुस्तक है उस के लेखक कौन है, जग नारायण सिंह यादव। और ये जो पुस्तक है वो आपका 5 खंडों में है। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है कि 5 खंडों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। 5 खंड कहने का मतलब ये कि जैसे नीतीश कुमार ने अगर जो है वो आपका ग्रामीण विकास की बात की है, ठीक है, अगर उन्होंने ग्रामीण विकास की बात की तो एक खंड आपका ग्रामीण विकास का हो गया। अगर उन्होंने जो है अलग अलग जो टॉपिक है तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर अगर उन्होंने बात किया तो उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बोला गया है कि इस पुस्तक में 1989 से लेके जो है, ठीक है, 1989 से लेकर 2005 तक नीतीश कुमार जब सांसद थे और केंद्रीय मंत्री रहे थे तो उनके द्वारा जो भी भाषण दिए गए, जो भी वक्तव्य बोला गया, उन सभी को जो है 5 खंडों में यहाँ पे संकलित किया गया है। चाहे वो आपका जो है विकास के बारे में किया गया हो, समाज के बारे में बात की गई हो, उन सभी खंडों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। चलो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि कौन कौन से वो 5 खंड है के बारे में जो बात की गई है। तो देखो, एक तो आपका जो हो गया, ठीक है, पहला जो आपका खंड है वो आपका कृषि से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपका कृषि के बारे में जो नीतीश कुमार ने वक्तव्य दिया था उसके ऊपर है। दूसरा जो खंड है उसमें बात किया गया भारतीय रेलवे के बारे में, ठीक है, भारतीय रेलवे के बारे में इनका क्या वक्तव्य है वो बताया गया। तीसरा जो खंड है उसमें क्या है कि जो विकासशील भारत कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने जो बात की गई थी उसके बारे में बोला गया। देखो, बीपीएससी का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ दे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो है कम से कम एक बार ये जान ले कि पूरा फैक्ट क्या है। तो 3 तो खंड ये हो गए। चौथा जो खंड है वो आपका भारतीय समाज का, भारतीय समाज, उसके बारे में बताया है। और 5वां जो खंड है वो आपका रिलेटेड है राजनीति से, भारतीय राजनीति। तो ये 5 खंड जो है इस पुस्तक के हैं, संसद में नीतीश कुमार के। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से 5 खंडों में जो है ये पुस्तक आपका प्रकाशित हुआ है। देखो, एक और पुस्तक है जो चर्चा में था, नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, ठीक है, ये भी बुक पिछले महीने जारी किया गया था और उसको जो लिखा है किसने, तो उदयकांत ने जो है ये लिखा है। और इसमें जो है इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पुस्तक की जो विमोचन करता थे वो आपका लालू प्रसाद के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, इसलिए ये पुस्तक जो है काफ़ी चर्चा में था। तो याद रखिएगा, नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका उदयकांत के द्वारा लिखा गया है। और वहीं ये जो पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है आपका जग नारायण सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है, जग नारायण सिंह यादव, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो आप दोनों पुस्तक को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है आपका पूछ दिया जाए। यहाँ भी आपको लिखा हुआ है जग नारायण सिंह यादव द्वारा 5 खंडों में पुस्तक जो है वो आपका संपादित किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार के तहत कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 साहित्यकारों को जो है वो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये अलग अलग वर्षों का है, जैसे कुछ जो है वो आपका 2021-22 के तहत सम्मानित किए गए और कुछ को जो है वो आपका 2020-21 के तहत सम्मानित किया गया। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना जाने कि अभी हाल ही में जो है नीतीश कुमार के द्वारा, जैसे आपको ये पूछा जाएगा कि अगस्त 2023 में और इस पुरस्कार के द्वारा कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 29 लोगों को सम्मानित किया गया था। और अगर और डिटेल में अगर जाता है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 2021-22 वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया मधुसूदन आनंद को। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये बलराम को दिया गया। ये सारे जो आपका हिंदी के लेखक हैं। उसके बाद जन नायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार जो है वो चंद्र त्रिखा को दिया गया है। बीपी मंडल पुरस्कार ये डॉक्टर इरशाद कामिल को दिया गया। नागार्जुन सागर जो है पुरस्कार ये दिया गया भोला पंडित प्रणय को। और ये सारे जो है आपका 2021-22 से रिलेटेड है, उस ईयर के लिए दिया गया। वहीं आप देखो सेम पुरस्कार जो है आपको 2021 के लिए दिया जा रहा है और वो अलग लोग को दिया जाए। जैसे 2021 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे दिया गया, तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। और फिर
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 2020-21 के लिए किसे दिया गया, तो अशोक कुमार को दिया गया। फिर जन नायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये मृणाल पांडे को दिया गया है। और बीपी मंडल पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर सुशीला टाका भौरे को दिया गया। हालांकि देखो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इन सबको जो इतना डिटेल में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पूछा जाता है, जैसे नागार्जुन पुरस्कार पूछ लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान ये पूछा जा सकता है। तो एक बार जो है ना आप इसे जरूर ध्यान में रखें। देखते हैं आगे बताया गया है कि इस पुरस्कार के तहत हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार के तहत जो है पहले 50,000 रुपया दिया जाता था, अब इसे बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 1 लाख रुपया अब दिया जाने की बात की गई है। देखते अगले प्रश्न को पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी अरारत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, सहरसा, पूर्णिया, पटना, चंपारण। तो याद रखिएगा सहरसा की जो है लक्ष्मी झा ने जो है तुर्की की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट अरारत, उसे जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की है उस पर। ठीक है, तो एक तो आपको नाम याद रखना है लक्ष्मी झा, ठीक है, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये बिहार के किस जिले की है, तो ये सहरसा जिले की हैं। और इन्होंने जो है मार्च 2023 में इसके पहले माउंट किलिमंजारो को भी अचीव किया था। और ये कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है किलिमंजारो, उस पर भी इन्होंने फतह हासिल की थी। और इनका जो सपना है कि ये जो है बिहार की पहली महिला बने जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करेंगी। अभी ये इन्होंने किया नहीं है, लेकिन इनका सपना है कि वो करेंगी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि इन्होंने जो तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत, उसे फतह किया है और माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 नंबर। पूछा जा रहा है, चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय टीम में बिहार की निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को स्थान मिला है। देखो पहला तो आपका ये क्लियर हो गया कि जो एशियन गेम्स 2023 है वो आपका कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपका चीन के हांगझो में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जब भारतीय टीम में बिहार के कौन से खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो किया है श्वेता शाही ने। किसने, श्वेता शाही ने। आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं कि एशियन गेम 2023 में चीन की सरजमी पे धाक जमाएंगे 3 बिहारी। ठीक है, 3 बिहारी धाक जमाएंगे। उसमें कौन कौन है, तो एक तो आपका श्वेता शाही है, दूसरा आकाश कुमार है और तीसरा शैलेश कुमार है। तो ये तीनों जो है इसमें जो है अपना स्थान बनाए हैं। और इन तीनों के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन जो है किस गेम से संबंधित है। तो देखो श्वेता शाही जो है ये आपका रग्बी जो गेम है उससे संबंधित है। और जो आकाश है, आकाश जो है वो आपका तलवारबाजी से संबंधित है, तलवारबाजी जो है उससे संबंधित है। और जो आपके शैलेश हैं, शैलेश जो है ये आपका पैरा एथलेट है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। आगे दिया हुआ है श्वेता शाही, ये आपका रग्बी से है। देखो होता ही है ना कि आपको अगर इतना डिटेल में ना पूछा जाए तो सिंपल ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही श्वेता शाही का संबंध किस खेल से है, तो ये रग्बी की खिलाड़ी है। या फिर श्वेता शाही कौन है, तो ये आपका रग्बी है। खासकर महिला वाला जो आप ध्यान में रखें, वो आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। फिर जो है अभी हम लोगों ने देखा आकाश का संबंध जो है वो तलवारबाजी से है और शैलेश जो है वो पैराथलेटिक्स है, हाई जंप से रिलेटेड है। वहीं एक और आप ध्यान में रखिए, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है वो आपका रविंद्रन शंकरन है। रविंद्रन शंकरन वो कौन है, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका ये भी पूछा जा सकता है कि चीन में के हांगझो में जो आपका आयोजित होने वाला है एशियन गेम्स, उसमें बिहार के कितने खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बिहार के 3 खिलाड़ी जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, श्वेता शाही, आकाश कुमार और शैलेश कुमार। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन चूंकि चीज़ों को 2 बार 3 बार अगर आपका रिपीट कर दिया जाए ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और दूसरी बात ये है कि देखो सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन करवा देने से कोई मतलब नहीं होता। जब तक उसे डिटेल में आपको ना बताया जाए तब तक आप उसे जो याद रखने में आपको मुश्किल होगा। इसलिए जो है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डिटेल में कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है,
देखते आगे पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में बिहार का कौन सा स्थान है? नीचे से प्रथम, ऊपर से प्रथम, नीचे से दूसरा या ऊपर से पांचवा। एक इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो आपका बीपीएससी के द्वारा यूज किया जाता है और इसीलिए जो है मतलब ऑप्शन भी उसी तरीके से बनाया गया है ताकि आपका जो है एग्जाम में आपको ये हिट कर जाए। तो याद रखिएगा कि जो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी हुआ है उसमें बिहार का स्थान जो है वो नीचे से प्रथम है, नीचे से पहला स्थान पे बिहार है। आप यहाँ देख सकते हैं इस इंडेक्स को न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 और इसमें जो है बिहार जो है आपका नीचे से प्रथम स्थान पे है। बॉटम में जो है पहले नंबर पे आपका बिहार है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात है। बस आपको अपना याद रखना कि बिहार में जो है वो नीचे से पहले स्थान पे है। और बोला जा रहा है कि बिहार में जो पोषण के स्तर है वो आपका नेशनल जो एवरेज है उससे भी कम है, 10% से भी जो है वो कम यहाँ पे पोषण का स्तर यहाँ पे बताया गया है। वहीं अगर टॉप के राज्य की बात करें इस इंडेक्स में तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में जो टॉप के राज्य हैं वो आपका पंजाब है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड और असम है। तो ये 5 राज्य है। अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है पहले स्थान पे तो वो आपका असम हो जाएगा। हालांकि आप बस याद रखें कि टॉप पे पंजाब है और बिहार जो है वो नीचे से टॉप है। ये 2 चीज़ों को आप याद रखें, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि इस इंडेक्स में पंजाब जो है शीर्ष नंबर पे है और बिहार जो है वो राष्ट्रीय औसत से 10% कम अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पे है। आगे पूछा जा रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा बिहार ने जो है इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। किसमें? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के इंस्टॉलेशन में। और बिहार गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि वो 2025 तक जो है वो हर एक घर में आपका स्मार्ट मीटर लगा दे और अभी तक बिहार में जो है कुल 18 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं अगर आपको पूछा जाए कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था तो याद रखिएगा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन जो है वो आपका 1958 में किया गया था। क्या होता है कि एग्जाम में जो है कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो याद रखिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया। हालांकि बाद में इसे जो है वो अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में विभाजित कर दिया गया है। आगे कि बिहार में राहुल कुमार ने 11वीं एशिया जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो बिहार के राहुल कुमार ने पदक जीता है किसमें? तो 11th एशिया जूनियर वुशु चैंपियनशिप में 2023 और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये आपका चीन में हुआ था और उन्होंने जो है राहुल कुमार ने जो है वो आपका रजत पदक यहाँ पे जीता है। कौन सा? रजत पदक। तो याद रखिएगा चीन के मकाओ में जो आयोजित हुआ था 11वीं एशिया जूनियर वुशु चैंपियनशिप, उसमें आरा के जो राहुल कुमार है वो आपका सिल्वर मेडल जीते हैं और देश का नाम रोशन किया। तो आप ये भी याद रखिए जो राहुल कुमार है उनका संबंध किस जिले से है? तो ये आपका भोजपुर जिला से है। देखो एग्जाम में क्या होता है कि खासकर बीपीएससी कुछ ट्रिकी दे देता है, वो आपको ऑप्शन में जो आरा जिला दे देगा, जबकि आरा जो है वो आपका जिला नहीं है, जिला जो है आपका भोजपुर है। उसी तरीके से क्या होता है कि वो ऑप्शन में हाजीपुर दे देता है और लगता है कि हाजीपुर जिला है, जबकि जिला जो है आपका वैशाली है। ठीक है, देखते आगे पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए बिहार का कौन सा प्रमंडल मैथिली भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने वाला पहला प्रमंडल बन गया है? तो नई शिक्षा नीति में आपको मालूम होगा कि क्षेत्रीय भाषा को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है और उसी क्रम में बिहार का पूछा जाए कौन सा प्रमंडल मैथिली भाषा में जो है वो प्राइमरी में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा प्रमंडल है? वो आपका है मुंगेर प्रमंडल। और मुंगेर प्रमंडल में भी कौन सा जो है जिला आपका है? तो मुंगेर प्रमंडल का जो बेगूसराय है, ठीक है, बेगूसराय आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मुंगेर प्रमंडल में आता है। और मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय जिले का एक स्कूल है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सुशील नगर, वहाँ पे जो है ये पहल की गई है कि वहाँ पे मैथिली भाषा में ये शिक्षा दी जा रही है प्राइमरी का। देखो होता ही है कि मैथिली ज़्यादातर बोला जाता है आपका दरभंगा मधुबनी ये सारा जो एरिया है वहाँ पे बोला जाता है, लेकिन ये जो एजुकेशन प्रोवाइड किया है वो आपका बेगूसराय जिले में किया गया है और ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं जो है आप याद रखें।
आगे कि हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो बिंदेश्वरी पाठक थे ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे और हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो किस संस्था के संस्थापक थे, तो वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे और इसका जो काम था वो जो है प्रारंभ में शौचालय निर्माण से संबंधित था। ये एक एनजीओ था, एनजीओ अभी भी ये एक एनजीओ था और उसके संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक और इन्हें जो है वो पद्म भूषण से गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था और वो भी आपका कब, तो 1991 में जो है इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और इन्होंने जो सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत है ये कब किया था, तो ये इन्होंने जो 1970 में जो है इसकी शुरुआत की थी 1970 ईस्वी में और इन्हें कई सारे प्राइज भी मिल चुके हैं, जैसे स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा पुरस्कार दिया गया था, इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है, एनर्जी ग्लोब पुरस्कार दिया गया है। तो काफ़ी सारे प्राइजेज जो है इन्हें दिए गए थे और इन्हें जो है पद्म प्राइज में देखा जाए तो पद्म भूषण दिया गया था। और अगर ये पूछा जाए जो बिंदेश्वर पाठक थे उनका संबंध जो है वो किस जिले से था, ठीक है, तो वो पश्चिम चंपारण से था। आपको याद होगा कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तो उनसे रिलेटेड प्रश्न भी जो है वो पूछे गए थे। तो जो फेमस पर्सनालिटी होता है उससे रिलेटेड जो प्रश्नों को जो है वो बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो आप इन्हें जो है खास तौर पे याद रखें। बिंदेश्वर पाठक का संबंध पश्चिम चंपारण से था, वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है इन्हें स्टॉकहोम और अंतर्राष्ट्रीय ये सारे प्राइजेज भी दिए गए थे। देखते आगे, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में बिहार के किस जिले में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी गई है। देखो हुआ ये कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है जब कैबिनेट की बैठक हुई बिहार कैबिनेट की, तो उसमें कई सारे प्रस्तावों को पारित किया गया था, ठीक है। उसमें से एक प्रस्ताव ये पारित किया गया कि एक नया जो है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और से अच्छा होगा सह अस्पताल, ठीक है, महाविद्यालय सह अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है ये कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका सहरसा में किया जाएगा, ठीक है, सहरसा में इसकी स्थापना की जाएगी। और गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि हर प्रमंडल में जो है कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होने ही चाहिए और अभी तक सहरसा ही प्रमंडल एक ऐसा था जहाँ की कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था और इसी क्रम में जब यहाँ पे स्थापित हो गया तो बिहार राज्य के हर एक प्रमंडल में, ठीक है, हर एक प्रमंडल में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। तो आपका अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए कि बिहार के हर एक प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज है तो ये आपका सही हो जाएगा। आपको मालूम होगा प्रमंडल की जो संख्या है वो आपका 9 है। आगे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने यह भी घोषणा किया है कि प्रत्येक जिले में जो है कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल अभी प्रमंडल जो है आपका कंप्लीट हो गया, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये भी जो है कंप्लीट हो जाए। आगे देखते हैं, बोला जा रहा है कि बिहार के कितने जिलों में 10 स्थानों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ये जो कैबिनेट का प्रस्ताव पारित हुआ था उसी में ये भी बोला गया कि हम लोग जो 10 स्थान पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कितने जिलों में, तो जो जिलों की संख्या है वो 6 है। 6 जिलों में जो है वो आपका 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय जो है वो आपका खोला जाएगा और प्रत्येक विद्यालय में जो है वो 720 बेड होंगे, ठीक है, 720 बेड होंगे प्रत्येक आपका जो हॉस्पिटल होगा वहाँ पे। और प्रत्येक विद्यालय के निर्माण में आपको 46 करोड़ रुपया खर्च होगा। हालांकि ये आपको पूछेगा नहीं, बस आप ये याद रखें कि प्रत्येक जो है विद्यालय में रहेगा और ये 10 स्थानों पे होगा और 6 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का। आगे क्या, अगस्त 2023 में बिहार के किस जिले में नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, तो याद रखिएगा ये आपका जमुई का जो अमृत क्षेत्र है वहाँ पे यह स्थापित किया जाएगा नया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो ये आपका एक न्यूज है, लेकिन जब आप इसी को मेंस में लिखोगे ना तो ये काफ़ी जगह से आपका रिलेट हो जाएगा। एक आपका क्या है कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, कि बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो डीपीएसपी को पूरा करने के लिए कौन कौन सा कार्य किया है, तो वहाँ पे अस्पताल का जो निर्माण हो रहा है वो भी आपका स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है, तो वो रिलेट हो जाएगा। फिर जो है और भी जैसे फंडामेंटल राइट्स से भी आपका किया जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को जो है
वो एक अच्छे जीवन देने का उसका जीवन जीने का अधिकार है, और उस जीवन जीने के लिए जो है उसे स्वस्थ रहना जरूरी है। तो वैसे में जो गवर्नमेंट के द्वारा अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है तो वो उससे जो है उसके मौलिक अधिकार को पूरा करने में हेल्प कर रहा है। तो काफ़ी कुछ जो है वो आपका रिलेट होगा आने वाले टाइम में, जो है वो मेंस से रिलेटेड इस तरीके की न्यूज़ को जो है आपको रिलेट करके बताया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े हुए रहें। अगर अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, और देखो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है जो बेल आइकन है उसे भी आप क्लिक कर ले। उससे क्या है कि आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है राइट टाइम पे मिलता रहेगा। खैर, हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है। तो वो आपका जमुई में किया गया है, और इसका घोषणा कब किया गया, तो अगस्त 2023 में किया गया है। देखते हैं आगे। और बोला जा रहा है कि इसके लिए जो 5 एकड़ जमीन जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग को मुफ्त में दिया जाएगा। आगे है कि बिहार सरकार के द्वारा अगस्त 2030 नहीं होगा, अगस्त 2023 में जो है किस जिले में तिरुपति शुगर लिमिटेड मिल की स्थापना की घोषणा की गई। तो ये पश्चिम चंपारण में जो है एक शुगर मिल खोला जाएगा, उसकी घोषणा भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। साथ ही ये भी बोला गया कि एक जो है आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया जाएगा। कहाँ, तो फारबिसगंज अररिया में वो भी खोला जाएगा। तो पूछा जा सकता है औरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ खोला जाएगा, तो फारबिसगंज अररिया में खोला जाएगा। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतिमापन परिषद नैक के द्वारा A+ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन सा बना है। देखो, जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है उसकी एक संस्था है नैक, वो जो है यूनिवर्सिटी को रैंक करती है, और A+ रैंक जो है वो बिहार के किस कॉलेज को दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा एन कॉलेज। एन कॉलेज को जो है ये आपका दिया गया है नैक के द्वारा A+ का ग्रेड। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें एन कॉलेज की, तो इसका जो निर्माण है वो जो है अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, और इसलिए इसका नाम जो है एन कॉलेज है, अनुग्रह नारायण कॉलेज। और अनुग्रह नारायण थे कौन, तो ये जो है बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और बिहार विभूति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और एन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे कि बिहार में जीविका महिलाओं द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को बेहतर गुणवत्ता के लिए पहली बार ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। तो याद रखिएगा कि 5 ऐसी दीदी की रसोई है जिसे जो है ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। अब ये ISO प्रमाण पत्र दिया क्यों गया है, तो देखो इन्हें जो है इनकी गुणवत्ता के लिए दिया गया है। अब दीदी की रसोई है क्या, तो दीदी की जो रसोई है इसका उद्देश्य है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जो मरीज है और मरीज के जो परिजन है उन सभी को जो है वो एक हेल्दी फूड जो है फूड प्रोवाइड करवाया जाए, और उसी उद्देश्य से जो है दीदी के रसोई प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो वैशाली से शुरू किया गया था। वैशाली से जो है ये आपका शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 2018 में शुरू किया गया था वैशाली से। ठीक, और ये प्रेरित किससे, तो केरल में जो एक मॉडल है कैंफे कुदुम्बश्री मॉडल, उससे प्रेरित होकर बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो दीदी की रसोई ये शुरू किया था। और अभी देखो शुरू तो किया था कि अस्पतालों में मरीजों को ये दिया जाएगा, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, इन सभी को भी जो है ये फूड प्रोवाइड करवा रहा है। और अब तो ये भी बोला जा रहा है कि जो अच्छे मतलब एरिया है, जैसे कि आपका वैसा जो एरिया जहाँ पे मॉल वगैरह है वहाँ पे भी जो है ये अपना यूनिट खोल सके और जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। फिलहाल आप ये याद रखें कि 5 ऐसे जो है दीदी की रसोई हैं जिन्हें ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। उनमें आपका एक जो SBI में स्थित आपका दीदी की रसोई है वो, दूसरा RBI का जो हेड ब्रांच है वहाँ, तीसरा अम्बेडकर आवासीय विद्यालय गायघाट, और वैशाली और खगड़िया और जो सदर अस्पताल है वहाँ जो दीदी की रसोई चलाई जा रही है, इन सभी को जो है ये आपका दिया गया है ISO प्रमाण पत्र। तो ये उम्मीद है कि आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसी के बारे में यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई है।
देखो होता ही है कि कोई भी योजना होता है ना, तो पिछली बार भी बीपीएससी के द्वारा देखा गया था कि उस योजना के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो यह उसी लिए जो है यहाँ पे पूरा आपको डिटेल बताया गया है दीदी की रसोई के बारे में, कि इसका जो शुरुआत है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित किया गया था, बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके हिस्से के रूप में जो है दीदी की रसोई को शुरू किया गया 2018 में वैशाली से। ठीक है, और फिर उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य आप देख सकते हैं यहाँ, महिलाओं को आर्थिक और समृद्धि देना, साथ ही उसे रोजगार प्राप्त करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना, स्वावलंबी बनाना, अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को जो है न्यूनतम मूल्य पे जो है वो अच्छे भोजन को प्रोवाइड करवाना, ये सारा चीज ये दिया गया है। तो दीदी की रसोई आपका जीविका योजना के तहत आया था, और जीविका योजना क्या है, तो ये भी आपका वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। कब, तो 2006-7 में इसे शुरू किया गया था महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए। ठीक है, पहले जो है प्रारंभ में, या फूल में नहीं होगा, प्रारंभ में ये ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था। अब क्या है कि जीविका योजना जो है वो शहरी क्षेत्रों में अब कारगर होने लगी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई है। तो याद रखिएगा, जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि जो है 2022-23 में बिहार राज्य में देखा गया, और ये देश में भी जो है पहले स्थान पे आता है इस मामले में। ठीक है, बिहार जो है वो शीर्ष राज्य में आता है जीडीपी ग्रोथ के मामले में। 10.64% की जो है वो ग्रोथ देखी गई है हमारे जीडीपी में। कब, तो 2022-23 में। और अगर बिहार के बाद देखें तो असम में 10.16 और दिल्ली में 9.18, अर्थात देश में अगर सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हुआ है तो वो बिहार का हुआ है, पहले नंबर पे बिहार है। 10.64% का ग्रोथ यहाँ देखा गया। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी, ये पटना में जो है G20 देशों के लिए जो है एक टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि बिहार म्यूजियम बाय बिनाले करके एक प्रोग्राम हुआ है, और ये प्रोग्राम आपका 7 अगस्त से ले के जो है 31 दिसंबर तक चलेगा, बिहार म्यूजियम बिनाले। और इसी में जो है वो टुगेदर वी आर्ट नामक जो है हम लोगों ने एक G20 का आर्ट एग्जीबिशन रखा था। ठीक है, और इसका जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन। ये तो आपको मालूम ही होगा, वन फ्यूचर, ये आपका G20 का थीम है। और ये हुआ कहाँ पे, तो ये आपका बिहार म्यूजियम में हुआ था। आगे की इसका आयोजन जो है केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, और इसमें 29 देश ने जो है पार्टिसिपेट किया, और ये सभी जो है वो पटना में आए थे बिहार म्यूजियम में। और कब से कब तक है, तो 7 अगस्त से कि जो है यह 7 अक्टूबर तक ये चलेगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य ने अपनी सरकारी स्कूलों के भवनों को बाला मॉडल पर बनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा जो है बाला मॉडल को अपनाया गया है सरकारी जो स्कूल हैं उनके भवनों के निर्माण में। बाला मॉडल है क्या, तो देखो बाला मॉडल मेनली क्या है कि ये लर्निंग को बढ़ाता है। बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब जो क्लासरूम है, जो आपका स्कूल है, वो इस तरीके से उसको डेकोरेट किया जाएगा ताकि बच्चे जो है वो देख के सीख सके। ठीक है, विजुअलाइज कर सके, उस तरीके से जो है पूरे क्लासरूम को डेकोरेट किया जाएगा, स्कूल को डेकोरेट किया जाएगा। और इसमें जो मतलब भवन बनाए जाएंगे वो आपका 2 मंजिला होगा, 2 मंजिला आपका भवन बनाया जाएगा। और अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जो बिहार शिक्षा विभाग है उसके जो अपर सचिव है वो आपका के पाठक है, के पाठक, और उन्हीं के द्वारा जो है ये आपका बाला और जो प्रोग्राम है बाला मॉडल उसको लागू किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया है। तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की जो मौत हो जाती है तो उसके बाद उनके परिजनों को जो है वो 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। पहले कितना था, तो 1 लाख रुपया था। आगे बिहार के किस जिले की रोहिणी झा ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ये भी काफ़ी बड़ा न्यूज है कि रोहिणी झा ने जो है वो मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है, और उनका संबंध किस जिले से है, तो वो जो है सहरसा से है। और एक और मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिन्होंने जो है कहाँ
जो साउथ अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है उसे, और जो तुर्की का अरारत जो माउंट था उसे अचीव किया था। तो वो कौन थी? तो वो आपका लक्ष्मी झा थी। ठीक है, लक्ष्मी झा। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका रोहिणी झा है। तो याद रखिए रोहिणी झा जो है ये भी सहरसा से है, और जो लक्ष्मी झा थी ये भी आपका सहरसा से बिलोंग करती थी। ठीक, देखते आगे। बोला जा रहा है कि ये जो मिसेज इंडिया 2000 मैसेज नहीं होगा, मिस इंडिया होगा, थोड़ा सा इसे आप समझ सकते हो। मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, और इसमें जो है रोहिणी झा ने ये खिताब लिया। और रोहिणी झा हैं क्या? तो ये पटना के बीएन कॉलेज में इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। आगे बोला जा रहा है कि हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान आ गया? देखो, एक रिपोर्ट जारी किया गया परिवहन विभाग के द्वारा, और उसमें बोला, ये सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय परिवहन विभाग के द्वारा, उसमें बोला गया कि ई चालान से जो है राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार जो है वो 5वें स्थान पे है। ठीक है, कौन से स्थान पे? तो 5वें स्थान पे है। और इसके बारे में और बताया गया है कि बिहार ने जो है ई चालान के माध्यम से जो है वो 138 करोड़ रुपया संग्रहित किया था। कितना? तो 138 करोड़ रुपया जो इसने संग्रहित किया है। फिर बोला जा रहा है कि शीर्ष स्थान वाले जो राज्य थे उसमें जो है यूपी पहले, राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा ई चालान से किया था राजस्व ग्रहण। उसके बाद सेकेंड नंबर पे यूपी था, थर्ड पे हरियाणा, और बिहार जो है वो आपका 5वें नंबर पे था। देखते अगले प्रश्न को। अगला है देखो, ये सारे जो आपका मेन थे, कुछ और जो है वो वन लाइनर के रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक न्यूज था कि आर्य के सिंह जो है, जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने बिहार के लखीसराय में जो है एक पावर ग्रिड की आधारशिला रखी है। ठीक है, और लखीसराय उप स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो वो आप याद रखिए कि लखीसराय में जो है एक पावर ग्रिड के उप स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। दूसरा, जो बाढ़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1980 मेगावाट का ये कुल प्रोजेक्ट है। और क्या होता है कि टाइम टू टाइम पे जो है इसका अलग अलग यूनिट की जो है वो उद्घाटन होते रहता है। हाल ही में जो इसका एक और 660 मेगावाट का यूनिट जो है वो वर्तमान में मतलब कार्य करना शुरू कर दिया गया, तो इसलिए चर्चा में था। तो याद रखिएगा बिहार के बाढ़ में जो है बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसका 660 मेगावाट की एक नई यूनिट की शुरुआत की गई है। फिर एक है कि सारण जिले के गरखा एवं वैशाली के राघोपुर में जो है वो नए आईआईटी की घोषणा बनाने की घोषणा की गई है। आईआईटी नहीं, आईटीआई, नई आईटीआई बनाने की घोषणा की गई है। ठीक, तो ये आपका जो है अगस्त 2023 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को जो है यहाँ पे आपको करवाने का प्रयास किया गया। उम्मीद है कि ये आपको जो है अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपका फीडबैक है तो आप उसे जो है दे सकते हैं, और जो भी अगर इम्प्रूवमेंट करना होगा हम आप जो है आगे के जो भी वीडियो होगा उसमें इम्प्रूव करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें, और अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि जो आपका चंद्रयान लॉन्च हुआ था उससे रिलेटेड जो है बिहार से कुछ व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अमिताभ कुमार, ये भी जो है चंद्र मिशन से जुड़े हुए थे और ये ऑपरेशन डायरेक्टर थे। ठीक है, तो अमिताभ कुमार ये आपका कहाँ के हैं? समस्तीपुर के हैं। आशुतोष कुमार जो है ये मुजफ्फरपुर के हैं और इनका भी रोल था। उसके बाद जो है एक रवि कुमार है जो सीतामढ़ी के हैं, ये जुड़े हुए थे। सुधांशु कुमार ये गया के निवासी है, ये भी जो आपका इससे जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि आपका चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए हैं और बिहार से इनका संबंध है। तो इसी आपका जो है गुड न्यूज़ के साथ हम लोग जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।